गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ जा रही है? सभी लोग बता दो एक बार। ओके, गुड इवनिंग चंचल, राधिका, सविता, सभी को गुड इवनिंग। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे, और क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री से शुरू होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 क्वेश्चन हमसे ले रहे हैं, और पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। तो सभी लोग इसका आंसर दो, आप सभी लोग। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया which among the following state movement started with Dandi March? गुड इवनिंग नितेश, मोनू, नीतू, क्रेजी वाइन, शिवांकी, जय हिंद जय हिंद। तो सभी लोग आंसर दो, आप सभी लोग। फ्रीडम मूवमेंट से ये क्वेश्चन है हमारा, और आपको ये बताना है कि डांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। चलो, पहला ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और चौथा ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट। नीतू ने आंसर दिया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाकी लोग भी आंसर दो, तब तक मैं बता दूं इसके बारे में। बाकी लोग भी आंसर दो, तब तक मैं बता देता हूं ये होता क्या है, डांडी मार्च क्या है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। सभी सी बता रहे हैं, और सभी सी बता रहे हैं तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल जो बताएंगे वही आपका ऑप्शन सही होगा, और बिल्कुल सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। डांडी मार्च क्यों होता है? अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों शुरू किया, तो इसके पीछे एक स्टोरी आपको बता देता हूं। ये 1930 की बात है, और 1930 के दशक में हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा गलत चीजें हो रहा था। आप सभी को पता है साइमन कमीशन इंडिया आता है, और साइमन कमीशन आता है तो उसका लोग बायकॉट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो मेंबर थे उन मेंबर्स में से एक भी इंडियंस नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन को बायकॉट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे देश के लोग जो भी थे उसमें फ्रीडम फाइटर, वो एक नए कानून की, एक भारत के संविधान की बात करते हैं, और कहते हैं कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। ये 1929 का जो लाहौर सेशन था इस समय बोला गया था। इसके बाद 1930 में जब इनकी बात नहीं मानी जा रही थी, तो गांधी जी ने क्या किया, डांडी मार्च शुरू किया। अगर मैं आपसे पूछूं डांडी मार्च गांधी जी ने कहां से शुरू किया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ गांधी जी ने डांडी मार्च कहां से शुरू किया और कहां तक किया। तो डांडी मार्च जब गांधी जी ने शुरू किया तो इन्हें 78 लोगों ने ज्वाइन किया शुरुआत में, और ये इन्होंने किया था 12 मार्च से लेके 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इन्होंने डांडी मार्च किया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 की बात है, डांडी मार्च किया। जब इस समुद्र के तट पे जाते हैं तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को सिलेक्ट किया। गंगा वर्मा जी गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है, सभी लोग आंसर दो जो भी मैंने पूछा है। तो इन्होंने नमक को सिलेक्ट किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। नमक को क्यों इन्होंने चूज किया? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई यूज करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे जितना गरीब हो चाहे जितना अमीर हो, नमक को सभी यूज करते हैं। गांधी जी इतने माइंडेड इंसान थे, वो अपने मूवमेंट में हर एक तबके के लोग को शामिल करते थे, और यही रीजन था गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए सब में उनको सफलता मिला है। गांधी जी के आने से पहले भी हमारे देश में कई सारे आंदोलन हुए थे, पर किसी को भी सफलता नहीं मिला, लेकिन गांधी जी आते ही हैट्रिक मार दिया इन्होंने। चंपारण हो या अहमदाबाद हो या खेड़ा सत्याग्रह हो, सब में गांधी जी को सफलता मिला है। इसके रीजन यही कि गांधी जी ने मास मूवमेंट किया, हर एक वर्ग के लोगों को अपने आंदोलन में सम्मिलित किया था। तो गांधी जी ने नमक को सिलेक्ट किया, और ये आंदोलन होता है। ओके, गुड इवनिंग। तो ये आंदोलन होता है,
तो गांधी जी ने फिर ये क्या हुआ, जब इन्होंने ये आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और नमक को सिलेक्ट किया, और ये 24 दिन तक आंदोलन चला था, और फाइनली ये फर्स्ट फेज शुरू होता है। तो 1930 के दशक में और भी कुछ चीजें होता है, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट आप जानते हैं, और इसी समय भगत सिंह को फांसी भी हुआ था। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, बहुत सारे चीजें हैं जो ये लोग बताया करते, पर ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी के हाथ में भी उतना कुछ नहीं था। गांधी जी को बुलाया जाता है, जब गांधी जी ये आंदोलन कर रहे होते हैं तो उस समय लंदन में गोल मेज सम्मेलन हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि लंदन में जो कुर्सियां बिछी हुई थी, गोल बिछी हुई थी, और इस तरीके से सभी लोग आमने सामने बैठे हुए थे। जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो गांधी जी नहीं जाते हैं। इसका 3 राउंड होता है, और गांधी जी दूसरे वाले राउंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी लंदन जाते हैं, पर गांधी जी वापस चले जाते हैं क्योंकि इनकी डिमांड जो थी उसे नहीं मानी जाती है। जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था तो उस समय गांधी जी ने 11 प्रोविजन दिए थे। 11 प्रोविजन में से इरविन ने 9 प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लिया था, 2 प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो 2 प्रोविजन क्या था कि हम भगत सिंह को फांसी देंगे, और दूसरा पुलिस में कुछ इंक्वायरी था उसके लिए। तो इस तरीके से भगत सिंह को फांसी होती है। तो हमने क्या देखा, दांडी मार्च के बाद क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्वदेशी मूवमेंट क्यों होता है, क्यों, क्या किया था, क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट लोगों ने शुरू किया था, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओ कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था, किसका विभाजन हुआ था, उसके अगेंस्ट में लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया। फिर इसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आप सभी को मैंने बताया ही था, जलियांवाला बाग मसाकर होता है तो उसके रिस्पांस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है 1992 में होता है, 1942 में होता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट भी क्यों होता है, उसमें वर्ल्ड वार 2 हो रहा था और हमारी जो डिमांड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, तो मजबूरन गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का मुंबई से अनाउंस किया था। तो इसके बाद हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो चलो इसका आंसर मैं खुद दे रहा हूं। स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तब जाके लोग गुस्सा हुए और स्वदेशी मूवमेंट शुरू किए थे। इसी के 2 साल बाद यानी कि 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, यानी कांग्रेस जो था वो टूट जाता है गर्म दल और नरम दल में। चलो अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, गुड इवनिंग। दूसरे देशों का सामान ना यूज करना, हाँ बहुत सारी चीजें हुई थी, मैंने तो अभी आपको कुछ बताया ही नहीं। अगर मैं सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट पे के बारे में आपको बताऊं तो मुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने शुरू किया था और उससे इंस्पायर होके देश के अन्य अन्य हिस्सों में जो लीडर्स थे उन्होंने भी शुरू किया था, जो साउथ इंडिया में, असम में, इस तरीके से लोग शुरू किए थे। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से। मनीषा गुड इवनिंग, श्रुति गुड इवनिंग, सभी लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटिक्स से, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ये देखना है कि इसका आंसर कौन दे पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबोलिश, आपको इसमें से बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसे खत्म किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। जल्दी से बताओ आप लोग। मनीषा गुड इवनिंग, इसका आंसर दो, आप सभी लोग जल्दी से आंसर दो कि इन चारों में से किसे खत्म किया जा सकता है। मैं हल्का सा आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूं। एक होता है भंग करना, एक होता है खत्म करना। तो मैं भंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खत्म करने की बात कर रहा हूं। एक होता है डिजॉल्व करना, एक होता है अबोलिश करना। तो डिजॉल्व करना अलग होता है, उसे भंग कहते हैं, अबोलिश मतलब खत्म करना। ओके, मनीषा ने ए बोला है लोकसभा, नीतू ने डी बोला है, मनीषा गौतम ने लोकसभा बोला है, अंजलि ने डी बोला है। बाकी लोग भी आंसर दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आज मैं इतने कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आप कहोगे वाह क्या बात है। ओके
राधिका ने भी ए बोला है, गंगा वर्मा जी ने ए बोला है। चलो, चंचल ने बोला है लोकसभा, विनय कुमार ने बोला है लोकसभा, रीता चौधरी जी ने बोला है विधान परिषद। तो जितने लोगों ने विधान परिषद बोला है वो अपने लिए ताली बजा ले, वो खुश हो जाए, क्योंकि उनका आंसर सही है। विधान परिषद आपका सही आंसर है। लोकसभा को आप डिजॉल्व कर सकते हो, लोकसभा को आप भंग कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। राज्यसभा को ना आप डिजॉल्व कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो। तो इसीलिए राज्यसभा को आप सभी को पता है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है। इसी तरीके से विधानसभा को भी हम डिजॉल्व कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। और विधान परिषद अगर आप हल्का सा भी गेस करते ना, जो मैंने 2 दिन पहले क्लास लिया था और मैंने आपको बताया भी था कि अपने देश में सिर्फ 6 स्टेट में विधान परिषद है, तो आप हल्का सा गेस लगा सकते थे कि विधान परिषद को आसानी से हटाया जा सकता है। देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आप हल्का सा गेस करेंगे तो समझ सकते हैं क्यों 6 ही स्टेट में विधान परिषद है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं है। तो इस तरीके से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और बहुत आसानी से। तो हल्का सा हम इन सब के बारे में भी समझेंगे। लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 ईयर का होता है, और इसके बाद जी विधानसभा का नेता सीएम होता है, बिल्कुल सही है। और भी एक चीज बता दूं, अगर जो पीएम होता है, पीएम जो होता है वो लोकसभा से होता है और राज्यसभा से भी हमारा देश का पीएम बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीएम जो बनते हैं वो लोकसभा से बनते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सिर्फ 3 पीएम ऐसे हैं जो राज्यसभा से चुने गए हैं। तो वो आपको कमेंट में बताना है कि 3 पीएम वो कौन है जो राज्यसभा से चुन के पीएम बने हैं। चलो, और हम इसके बारे में देखेंगे। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। इसमें जो होते हैं 550 मेंबर अधिकतम होते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो 545 मेंबर हैं। इसमें 2 मेंबर जो होते थे एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अभी इन्हें 2020 में 104 अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। इतना देखा आपने। इसमें जो होते हैं एमपी होते हैं और इनका जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब कि हम उन्हें डायरेक्ट चुन के भेजते हैं। इसके बाद जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, राज्यसभा का जो मेंबर होता है एमपी, इसका टेन्योर होता है 6 ईयर का होता है। इसका मैंने आपको बताया 5 ईयर और इसका मैं बता रहा हूं 6 ईयर। तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा का जो भी मेंबर बनेगा वो 6 साल तक रहता है। विधानसभा में अगेन 5 ईयर होता है और विधान परिषद। तो ये हमने इतना इंपॉर्टेंट चीज देखा इसके बारे में। अंजलि बिल्कुल सही, मनमोहन सिंह भी गए हैं राज्यसभा से। 2 और लोग हैं जो राज्यसभा से गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी लोग भी कमेंट में आंसर देते रहें। ओके, चलो, तो ये हमने देखा, इतना चीज हमने देखा, लोकसभा के बारे में देखा, राज्यसभा के बारे में देखा। और आप कल मैंने बताया था आपको राज्यसभा के बारे में, जो स्टेट होता है उन्हें रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। आप नाम में भी देख सकते हो राज्यसभा। और इसमें अधिकतम मेंबर जो होते हैं 250 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो 245 मेंबर हैं। इसमें 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इसमें किस फील्ड से करता है, तो आर्ट से कर सकता है, लिटरेचर से कर सकता है, सोशल सर्विस से कर सकता है। तो इतने सारे फील्ड हैं जो प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। इसी तरीके से अगर विधान परिषद देखें तो विधान परिषद में भी 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इतने सारे पॉइंट हमने देखा और ये आप याद रखो। जी, अंजलि ने बिल्कुल सही बोला है, देवे गौड़ा जी हैं, एक मनमोहन सिंह, एक देवे गौड़ा और एक और देवे गौड़ा, एक शायद इंदिरा गांधी हो सकती है, हल्का सा मुझे डाउट हो रहा है। तो इस तरीके से 3 मेंबर जो थे राज्यसभा से चुन के बनते हैं पीएम। और एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी इंसान पीएम बन सकता है। पीएम बनने के लिए शर्त यह होती है कि जब आप पीएम बनते हो तो उस समय यह डिमांड नहीं करता है कि आप मेंबर हो या नहीं, आपको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना होता है। आपको मैं बता दूं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, 1990 की बात है।
एक लोग पीएम बन गए थे और वो ना राज्यसभा के मेंबर थे ना लोकसभा के मेंबर थे, बिना किसी हाउस का मेंबर होने के बावजूद भी वो देश के पीएम बने थे। ओके, चलो अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ज्योग्राफी से। ओके, चलो इसका आंसर दो आप सभी लोग। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? जल्दी से आंसर दो सभी आप लोग। ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट एंड ओरिजिन लॉ ऑफ फिजिक्स। ओके, सभी लोग इंदिरा गांधी भी बता रहे हैं, तो हो सकता है, मैंने उतना भी देखा नहीं था, पर मैं देख के कल कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक, तो आपको बताना है बिग बैंग थ्योरी किसको एक्सप्लेन करता है? ओरिजिन ऑफ सन या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ प्लैनेट या लॉ ऑफ फिजिक्स? जी चंद्रशेखर जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर है चंचल। मोनू ने सबसे पहले आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इन्होंने बोला है बी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बाकी लोग भी आंसर दो, तब तक मैं आपको बता दूं बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो इसे दिया था एडविन ने। एडविन ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, और इन्होंने क्या बोला था बिग बैंग थ्योरी में, एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। और ये एग्जाम्पल क्या है? इन्होंने एक गुब्बारे को लिया, एक गुब्बारे को लिया और इस पे 2 मार्क बना दिया, 2 मार्क बनाया। ठीक, पहले मैं गुब्बारा छोटा लेता हूं, इस पे 2 मार्क ऐसे बनाया, फिर जब इसमें हवा भरता हूं तो इनके बीच का स्पेस इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप गुब्बारे को हवा भरते हो, इनके बीच का स्पेस भी इंक्रीज हो रहा है और इनकी साइज भी इंक्रीज हो रही है। तो बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया है कि जो भी यूनिवर्स है उनके बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया कि खुद स्पेस की भी साइज इंक्रीज हो रही है। तो सभी लोग बी बता रहे हैं, तो मैं भी बी ही बताऊंगा, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का जो संबंध है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से है। तो हमारा यूनिवर्स कैसे बना? इस थ्योरी में यह बताया गया कि एक टाइनी बॉल होता है, एक एटम होता है। ठीक, इस एटम का इनफाइनाइट टेम्परेचर होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेशर होता है, फिर इसका एक्सप्लोजन होता है, ये बहुत तेजी से फटता है। जब ये बहुत तेजी से फटता है तब जाके धीरे धीरे बहुत गर्म होता है, इसे लाखों करोड़ों साल लगते हैं इसको ठंडा होने में, तब जाके यूनिवर्स इस तरीके से बनता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी है। इसी तरीके से अगर प्लैनेट की बात करें तो इसके लिए बाइनरी थ्योरी है, इसके लिए बाइनरी थ्योरी के थ्रू प्लैनेट बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये आप देख सकते हैं, इस तरीके सूर्य की उत्पत्ति। तो बिग बैंग थ्योरी से हमने क्या समझा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। फिर हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये लिया है मैंने इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग दो। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बिग बैंग थ्योरी वाला क्वेश्चन सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो सभी लोग। और एक चीज मैं और बता दूं आप सभी को, बिग बैंग थ्योरी के बाद हमारा जो अर्थ बना था, अर्थ के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो कैसे बना था। अर्थ में एक दिन और भी मैंने बताया था, अर्थ गोल होता है, भारी जो होते हैं वो कोर में आते गए, हल्के गए ऊपर आते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, बहुत कंडेंसेशन होता था, प्रेसिपिटेशन होता था। तो लगातार ये हजारों लाखों साल तक ये प्रोसेस चलता रहा, बारिश होता रहा, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, प्रेसिपिटेशन, तब जाके पृथ्वी ठंडा हुआ। फिर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सभी लोग जानते हो, इससे ऑक्सीजन गैस बना, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ऑक्सीजन बना। फिर क्या होता है, सिंगल सेलुलर एनिमल आते हैं, सिंगल सेलुलर एनिमल आते हैं, फिर जाके धीरे धीरे ऐसे ओरिजिन होता है और भी एनिमल्स आने लगते हैं, तब जाके हमारी पृथ्वी पर आज हम इंसान पैदा हुए हैं, हम इंसान हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हमारी पृथ्वी में चेंज हो रहा है। और इसका आंसर दिया है आप सभी ने, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है चंचल ने, दिया है डी, नीति आयोग। बाकी लोग भी आंसर दो, तब तक मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बता दूं। एमएसपी होता क्या है?
आप सबको पता है इस कोविड आरा में एक क्या हो रहा था, सरकार ने 3 बिल पास किया था, 3 फार्मिंग बिल पास किया था और इतने सारे लोग मारे गए और एट लास्ट सरकार ने उस 3 बिल को वापस ले लिया। उस 3 बिल में से जो एक बिल था वो एमएसपी को हटाने के ऊपर था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और सभी किसानों ने इसका बहुत विरोध किया और एट लास्ट इसे हटा लिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं ही बता दे रहा हूं क्योंकि आई थिंक सभी लोग गलत ही बता रहे हैं। इसका जो होगा कमीशन फॉर CACP, इसका जो सही आंसर होगा CACP, मतलब कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एमएसपी में अगर देखा जाए तो एमएसपी में 22 को ऐड किया गया है। उस 22 में अगर देखें तो 7 सीरियल्स है, 5 पल्सेस है और 7 ऑयल सीड है और 4 जो है कमर्शियल क्रॉप को ऐड किया गया है। 7 सीरियल में क्या है, पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पियर, मिलेट, बार्ले एंड रागी। अगर पल्स की बात करें तो 5 पल्स में ग्राम, तुर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड की बात करूं तो ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर एंड साफ्लावर एंड नाइगर सीड। और कमर्शियल क्रॉप की बात करूं तो कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड राजूट। तो इतने सारे हैं जो 22 ऐड किए गए हैं इसमें। तो यहां आपको ये रटना नहीं है, बस आपको एक बार हल्का सा समझना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता रहता है। और CACP क्या है, ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1965 में बनाया था, ठीक। और आपको बता दूं कि शुगर की अगर हम बात करें, गन्ना को आप लोग जानते हैं, गन्ना जो है एमएसपी में नहीं आता है, गन्ना एमएसपी में नहीं आता है, ये आपको रट लेना है क्योंकि गन्ना के लिए अलग से बनाया गया है FRP। तो इतना हमने देखा इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है जी, मनीषा आपका सही है, मनीषा ने इसका सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे। और हल्का सा मैं नाबार्ड के बारे में भी बता दूं क्योंकि नीति आयोग के बारे में तो मैंने आपको बहुत बताया है। नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 2015 में बना था। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया है और इसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नाबार्ड जो है ये 1982 में बना था और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है किसके लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए। क्योंकि सरकार ने नोटिस किया कि अपने देश में मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फार्मर है, तो ऐसा एक बॉडी होना चाहिए जो किसानों को ध्यान में रखे। मैंने आपको यह भी बताया है कि जब भी कुछ बनता है हमारे देश में तो उसके लिए कमीशन बनाई जाती है और वो कमीशन है शिवारमन कमीशन, कमेटी बना था। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन मैंने लिया है इन्वायरमेंट से। तो इसका आंसर आप सभी लोग दो। आपको यह बताना है पृथ्वी के ऊपर 6 लेयर होते हैं, उन 6 लेयर में सबसे पहला लेयर कौन है पृथ्वी के ऊपर। जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 5 का। आपके ऑप्शन है एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। चलो सभी लोग आंसर दो जल्दी से इसका। तब तक मैं आपको बता दूं एटमॉस्फेयर होता क्या है। मैंने बताया है, आज फिर बता दे रहा हूं। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, 79% नाइट्रोजन पाया जाता है और बाकी छोटे छोटे गैसेस पाए जाते हैं। ओके, जल्दी से आप लोग आंसर दे दो इसका तब तक। तो इसका आंसर होगा हमारा सबसे करीब है अर्थ के ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर अगर देखा है तो सबसे करीब है, नहीं विनय, आयनोस्फीयर नहीं होगा। अगर मैं पूछूं आपसे ओजोन लेयर किस में पाया जाता है, ओजोन लेयर किस वाले में पाया जाता है, तो जल्दी से आप लोग बताओ कमेंट में। चंचल ने बिल्कुल सही बताया है ट्रोपोस्फीयर, और बाकी लोग भी आंसर दो। गंगा वर्मा जी ने सी बताया, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, ये दोनों एक ही चीज है।
और जितने भी मौसम संबंधित चेंजेस होते हैं, बारिश होना, कुछ भी होना, तो ये सब ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना। ओके, मनीषा ने भी बताया क्षोभ मंडल, सभी का ये सही है। सविता जी नहीं, डी नहीं होगा आपका, क्षोभ मंडल होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, चलो अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने करंट अफेयर से लिया है। हल्का सा ये डायग्राम आप देख लो, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के सबसे पहले लेयर है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, और फिर सबसे लास्ट में एक्सोस्फियर है। तो आप इसको रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन दिवस, ओजोन का फार्मूला ये है। ओजोन दिवस सितंबर में मनाते हैं, क्या आप मुझे डेट बता सकते हो? ओजोन दिवस सितंबर में मनाते हैं, आप मुझे डेट बताओ कमेंट में। और ओजोन को बचाने के लिए क्या बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सन बता दो, ईयर बता दो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी ओपन कर दे रहा हूं। ओके, अब आपको यह बताना है, ये करंट अफेयर से मैंने शुरू किया है और करंट अफेयर के ये क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें यह बताना है, एक क्वाड ग्रुप बनाया गया है। क्वाड ग्रुप 4 देशों का ये समूह है। आपको बताना है इन चारों में से कौन उसका मेंबर नहीं है। आपके ऑप्शन है जापान, इंडिया, यूएसए, चाइना। रीता चौधरी ने बताया है 16 सितंबर, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। लेकिन आपको बता दूं रीता जी, 1984 नहीं होगा, 1989 होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में साइन हुआ था। ओके, चंचल ने 23 सितंबर बताया है, नहीं। मनीषा ने बिल्कुल सही बताया है। ओके, 1992 नहीं होगा। नीतू, आपको बता दिया मैंने, 1989 होगा। क्वाड का मोनू ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, चाइना बोला है। और बाकी लोग भी आंसर दो, क्वाड का इसमें से कौन एक मेंबर नहीं है। तब तक मैं आपको बता दूं क्वाड ग्रुप क्यों बनाया गया था। क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। चाइना इसका मेंबर नहीं है। चाइना इसका मेंबर नहीं है। और चाइना इसका मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये एशिया में बनाया गया है और चाइना के काउंटर बैलेंस को, चाइना को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, ऐसा चाइना का मानना है। चलो अब हम आते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे। और गंगा वर्मा जी ने डी बोला है, ये क्वेश्चन आई थिंक सबका सही है। ओके, सविता ने चाइना बोला है। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे करंट अफेयर के। और आज भी जैसे कल मैंने रैपिड फायर किया था, आज भी हमारे रैपिड फायर वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आप इसका आंसर दो। जी मनीषा, चीन नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, चीन नहीं होगा इसका मेंबर। अभी जो है, अभी ये कल की बात है, कल पूरा देश इसका जश्न मना रहा है और वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का मतलब कि अभी तक ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इस सॉन्ग पे ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड ऑस्कर अवार्ड के बाद ये दूसरा अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड के बाद ये दूसरा विश्व का नंबर 2 अवार्ड माना जाता है। और अंजलि ने इसका आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है ए, नाटू नाटू सॉन्ग। क्या आप बता सकते हैं नाटू नाटू सॉन्ग किस मूवी का है? दूसरा ऑप्शन है केसरिया सॉन्ग, ब्रह्मास्त्र मूवी का। तीसरा सॉन्ग है जय हो, स्लम डॉग मिलियनेयर, और इनमें से कोई नहीं। रीता ने बी आंसर दिया है, सविता ने बी आंसर दिया है केसरिया को। और मुझे लगता है कि और बाकी लोग भी आंसर दो। नाटू नाटू, मोनू राणा, बिल्कुल सही आंसर है। नाटू नाटू सॉन्ग RRR बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप सबने नहीं देखी है तो जरूर देखना। इस सॉन्ग को कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट करके बहुत ही बधाई दी है इन लोगों को। ये मूवी है और ये मूवी आप ये अवार्ड को देख सकते हो। चलो
अनीता पांडे ने, सविता ने, सभी ने RRR बताया है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सही होगा। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये भी मैंने करंट अफेयर से लिया है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड। ऑपरेशन फ्लड क्या है आपको बताना है। नदी प्रबंधन मिशन से संबंधित है, या सिंचाई के लिए वर्षा जल को बचाने का मिशन है, या भूमिगत जल को बढ़ाने का मिशन है, या डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। ओके, इसको ब्लॉक कर। चलो जल्दी से आंसर दो आप सभी लोग। चलो कोई नहीं, सभी इसका आंसर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी का आंसर सही है और बहुत अच्छी बात है। डेयरी से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। तो इसके बारे में हल्का सा बता दूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके फादर कौन है, ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया था, तो जल्दी से आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, इसे शुरू किसने किया था। चलो हल्का सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मोनू राणा, आपके आंसर भी सही जा रहे हैं। चंचल, रीता चौधरी, सभी के आंसर बहुत सही है। और विनय जी, गंगा वर्मा जी, बहुत सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था और उसके फादर को मैंने बताया था स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। उसी तरीके से आज मैंने आपको बताया फ्लड रिवॉल्यूशन, और ये किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। ठीक, तो इसके जो फादर कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये फादर कहे जाते हैं। इन्होंने लॉन्च किया था 1970 में, और ये क्या लॉन्च किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक, आपको बता दूं ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया बन चुका था, अमेरिका को सरपास करके। एक देश जहां खाने की कमी थी, एक देश जहां पे इतनी कमी थी, उसके बावजूद इतना जबरदस्त तरीके से आंदोलन, ये रिवॉल्यूशन आया और भारत ने अमेरिका को पीछे करके नंबर 1, और आज के समय में मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। ये आप रट लो, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वर्गीस कुरियन का जन्म होता है 26 नवंबर 1921 में जन्म हुआ था, और इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंडिया के फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहते हैं। रीता चौधरी 1970 बिल्कुल सही। अनीता पांडे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, और ऑपरेशन फ्लड इन्होंने ही शुरू किया था। अगर मैं आपसे पूछूं, हल्का सा मैं आपका माइंड जो है वो चेक करूंगा, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है और आपको बताना है 1921 में हमारे देश में क्या चल रहा था। इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को। आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि 1921 में अपने देश में क्या चल रहा था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो आप सभी लोग। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 1970 के दशक में एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमारा अमेरिका से युद्ध, चाइना से भी युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान से भी युद्ध हो रहा था, और हमारे देश में अनाज की कमी होगी। हमारे देश में जब अनाज की कमी हो गई तो हमने अमेरिका से डिमांड किया और अमेरिका ने भी हमें अनाज देने से मना कर दिया। अब हमारे पास कोई नहीं ऑप्शन था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस समय हमारे देश के PM थे, उनका नाम क्या था, जो छोटे से थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी। वो हमारे देश के PM थे। उन्होंने क्या किया, अपने घर वालों को ये बोल दिया कि तुम्हें अब अपने घर में 1 हफ्ते तक, मतलब कि रात का खाना नहीं बनेगा। फिर उन्होंने देखा कि ये इंप्लीमेंट कर रहा है, और पहले अपने घर वालों को उपवास रखवाया, फिर जाकर पूरे देश में अनाउंस कर दिया कि सभी लोग हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखो। तो उस समय ऐसे लीडर होते थे, और आज के समय में लीडर्स को आप देख ही रहे हो। ठीक है, वर्गीस कुरियन। तो हमने ये कुछ देखा, और आप लोग बता रहे हो असहयोग आंदोलन, मनीषा गौतम ने असहयोग आंदोलन बताया है। बिल्कुल सही बात है। एक और आंदोलन हो रहा था उस समय, और वो आंदोलन मुस्लिम से रिलेटेड था। क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा आंदोलन था, और जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल भी कर लिया था।
जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सा आंदोलन था जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया था। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आज का नवा क्वेश्चन है और ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना इस पे स्टार मार्क लगाना है आप लगा सकते हो। आपको बताना यह है, इसमें क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर जो है वो गलत है। कल मैंने आपको बताया था क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में और आज मैं आपको बता रहा हूं क्लासिकल डांस के बारे में। तो जल्दी से आंसर दो जी। मोनू का बिल्कुल सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने इसको शामिल किया था असहयोग आंदोलन में, हालांकि सभी ने बहुत विरोध किया। जिन्ना जो मुस्लिम लीग के जो मेन मेंबर थे उन्होंने गांधी जी को मना भी किया था कि आप धर्म को इसमें कनेक्ट मत करो, लेकिन गांधी जी को आप लोग जानते ही हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी लोग दे दो। क्लासिकल डांस इसमें से कौन नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम कर्नाटक, सत्तरिया उत्तर प्रदेश। नीतू ने बोला है सी गलत है, मोनू ने बोला है सी गलत है। बाकी लोग भी जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो मिसमैच है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही पेयर नहीं है। अनीता ने भी सी बोला है, चंचल ने भी सी बोला है, नीतू ने भी सी बोला है। पर मैं आपको बता दूं इसका गलत आंसर जो होगा, इसका जो होगा सतरिया जो है वो गलत ऑप्शन है। सतरिया जो है ये असम का डांस है, ये डांस जो है ये असम का डांस है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ओके, तो चलो हल्का सा हम जानते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अपने देश में जो क्लासिकल लैंग्वेज है 6 क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं, लेकिन अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो हमारे देश में 8 क्लासिकल डांस हैं। रट लो आप। और वो 8 डांस कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। ये 8 डांस हैं। और आपको मैं बता दूं एक संगीत नाटक अकेडमी होता है, इसे बनाया गया था 1953 में, और यही बताता है कि कौन से लैंग्वेज कौन से डांस को इसमें ऐड करना है। और ये क्यों बनाया गया था? प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ डांस। ओके, डांस, ड्रामा, म्यूजिक को ऐड करता है। संगीत नाटक अकादमी जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो आप इसको रट लो। बट सर मोहिनीअट्टम केरला का है। हाँ, हल्का सा मुझे भी डाउट हो रहा है, इसको मैं हल्का सा चेक कर लूंगा। 2 डांस जो है वो केरला से हैं, 2 डांस जो है वो केरला से हैं, और एक मोहिनीअट्टम है, एक कथकली है। यहाँ पे हल्का सा मिस टाइपिंग, हालांकि देखा है तो तब ये दोनों गलत हो जाएगा। चलो इसको मैं कल हल्का सा और क्लियर कर दूंगा। हम चलते हैं आज का जो आखिरी क्वेश्चन है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है ये है करंट अफेयर का, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये मैंने स्पेस से लिया है। इसका आपको आंसर देना है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू मेक आर्टिफिशियल सन बाय 2026। 2026 में कौन सा देश ने आर्टिफिशियल सन बनाने की बात कही है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया। जल्दी से आप सभी लोग आंसर दे दो इसका। चलो, मनीषा गौतम ने बोला यूपी का दादरा है। देखो आपको बता दो डांस 2 तरीके के होते हैं, एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोल्क डांस होता है। तो क्लासिकल डांस सिर्फ 8 ही है, तो वो आपको मुख्य रूप से याद रखना है। जैसे एक चाउ डांस भी है, चाउ डांस को क्लासिकल डांस बनाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे डांस है जो आपको मुख्य रूप से वो याद हो ना हो, लेकिन एक क्लासिकल डांस आपको याद रखने हैं। चलो, गंगा वर्मा ने चाइना बोला है, मोनू ने चाइना बोला है, चंचल ने भी चाइना बोला है। लेकिन आपको बता दूं, बाकी लोग भी आंसर दो तब मैं बताऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक चीज मैं और बता दूं, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले मैंने क्वेश्चन दिया था
डिमार्केट, आपको मैंने ये बोला था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, इंडिया पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, उसी तरीके से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है। चलो अब हम शुरू करेंगे रैपिड फायर। अनीता का सही आंसर है, सविता ने बी बोला है, नहीं बी नहीं होगा, मनीषा गौतम ने भी सही बताया है। तो रैपिड फायर के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाओ। और इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रीता चौधरी ने ए बोला है लेकिन ए नहीं होगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या था, साउथ कोरिया। हाँ, चंचल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 38 जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का है। चलो रैपिड फायर के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। और ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आज लिया फंडामेंटल राइट से लिया है। 49वीं लाइन नहीं होगा मोनू गुप्ता, 49वीं लाइन जो मैंने बताया था वो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच का था। 38 जो होगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये मैंने फंडामेंटल राइट से लिया है, ये सारे क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल राइट से लिया है। आज के रैपिड फायर वाले क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से हैं। आपको यह बताना है कि मूल अधिकार जो है इसकी कानूनी प्रकृति कैसी है, ये जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है, या विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है जस्टिसिएबल है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। जल्दी से बताओ सभी लोग, जो मौलिक अधिकार है क्या आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या नहीं? जल्दी से बताओ सभी लोग। अनीता पांडे ने ए बोला है, लागू करने योग्य। कल मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया था कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट ऐसी चीज है जिसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसका आंसर गंगा वर्मा जी ने बताया है, मनीषा ने, वीना जी ने बी बताया है। बी नहीं हो, आप लागू कर सकते हो, ये आपको याद करना, आपको रट लेना है इससे। चलो आज का जो अगला क्वेश्चन है रैपिड फायर का, और ये क्वेश्चन है कि जब संविधान हमारा बना था तो उस समय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे? जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय ओरिजिनल रूप से कितने फंडामेंटल राइट थे? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, जल्दी से। जी मोनू ने बिल्कुल सही बोला, आर्टिकल 32, उसकी वजह से ये सब होता है। जल्दी से आप सभी लोग बता दो इसका आंसर क्या होगा। कितने फंडामेंटल राइट थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था? मनीषा गौतम ने बोला है 7। बाकी लोग भी जल्दी से, आप जितना जल्दी हो सके, चूंकि ये रैपिड फायर है तो आपको स्पीड में आंसर देना है। अनीता पांडे ने ए बोला है 6, गंगा वर्मा ने 7 बोला है, मोनू राणा ने 7 बोला है, विनय कुमार ने 8 बोला है। पर इसका जो सही आंसर होगा ना 6 होगा ना 8 होगा, इसका सही आंसर जो होगा 7 होगा। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय फंडामेंटल राइट जो थे वो 7 थे। रीता चौधरी ने 6 बोला है लेकिन नहीं, चंचल ने 7 बोला है, बिल्कुल सही आंसर। जिसने भी 7 बोला है उनका आंसर सही है। अब रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब संविधान बना था 7 थे, इस समय 6 हैं। एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आपको बताना है किस अमेंडमेंट से उसे हटाया गया था। जल्दी से आप सभी लोग बता दो किस अमेंडमेंट से उसे हटाया गया था। 42वां संशोधन से, या 44वां संशोधन से, या पहले संशोधन से, या 43वें संशोधन से? किस संशोधन से उसे हटाया गया था? हाँ, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था मनीषा। अब आपको यह बताना है कि संपत्ति का अधिकार किस अमेंडमेंट से हटाया गया था। जल्दी से आप सभी लोग बता दो। गंगा वर्मा जी ने ए बोला है संपत्ति का, चंचल ने बोला हटा दिया गया। आप ये बताना है किससे। सभी लोग ए बता रहे हैं। मोनू वर्मा ने भी ए बताया है, वीना ने भी ए बताया है, और बाकी लोग जल्दी से बता दो किस से हटाया गया है। तो इसका हो जाएगा 44वें से हटाया गया है। और एक कब हटाया गया था? 1978 में।
ये वाला जो आया था 1976 में आया था। चलो रैपिड फायर का जो अगला क्वेश्चन है इस पे हम आते हैं। वीना वर्मा ने बताया पर 9, मनीषा व गौतम ने 42 नहीं। इसका आंसर दो आप लोग। मौलिक अधिकार संविधान में निहित है। आपको यह बताना है जो फंडामेंटल राइट है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। 14 से 35, 15 से 35, 13 से 35 या 12 से 35। जल्दी से बताओ सभी लोग। रीता चौधरी ने 44 बताया है। जी बिल्कुल सही आंसर है, 44वें से हटाया गया है। चलो इसका आंसर सभी लोग तो फंडामेंटल राइट जो है किस आर्टिकल में है। चलो जल्दी से बताना। मोनू राणा ठीक है। हाँ, गंगा वर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है और बिल्कुल ही सही आंसर नहीं दिया है। और बाकी लोग आंसर दो। आर्टिकल फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है। चंचल ने 14 से 35 बोला है, विनय ने 15 से 35 बोला है, मोनू ने 14 से 35 बोला है। फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी लोग भी आंसर दो। चलो मैं बता दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है। रट लो आप लोग, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। आज की सबसे इजी क्वेश्चन था ये। मनीषा गौतम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, रीता ने भी बिल्कुल सही दिया है 12 से 35 तक। मुझे पता है आप लोग कहां कंफ्यूज हो रहे हो। 14 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन शुरुआत में जो 12 और 13 है ये बताता है फंडामेंटल राइट के बारे में, स्टेट के बारे में, तो उस वो प्रोविजन है। और आर्टिकल 13 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलो अब आते हैं, रैपिड फायर है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अनीता पांडे ने डी बोला है और डी ऑप्शन क्या था 12 से 35। अनीता आपका भी सही है, मनीषा का भी सही है। और ये आपको बताना है आज का 5 है, रैपिड फायर का 5वां क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दो आप सभी लोग। और ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है टेलीग्राम ग्रुप में आपको। जल्दी से ऑप्शन दो। हाँ मनीषा सही है आपका। इसका आंसर दो आप लोग। भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का हृदय किस आर्टिकल को कहा है। चंचल कोई बात नहीं, रैपिड फायर मैंने इसीलिए शुरू किया है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। हम डेली आगे तो चलेंगे ही, रिवीजन भी करते रहेंगे। आप सभी को पता है रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बिना रिवीजन का आप कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने रैपिड फायर का ये सेशन शुरू किया है, इसमें हम रिवीजन करेंगे। रीता चौधरी ने 32 बोला है, मोनू ने 32 बोला है, विनय, रेखा, चंचल सभी ने 32 बोला है। तो मुझे सोचना भी नहीं है, आर्टिकल 32 को मैं लॉक कर देता हूं और बिल्कुल सही आंसर है। और आज का हमारा रैपिड फायर खत्म। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनीता ने भी सी बोला है, गंगा वर्मा ने 32 बोला है। तो कैसा लगा आज का सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कल के जो रैपिड फायर में कोई कंफ्यूजन हो या आज के रैपिड फायर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछ लो। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, प्रीएम्बल को किसने बनाया था। प्रीएम्बल को किसने बनाया था। मोस्ट आप लोगों ने बताया था भीमराव अंबेडकर जी ने। मोस्ट आप लोगों ने बताया था भीमराव अंबेडकर जी ने, पर वो गलत होगा। जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल को तैयार किया था। कैसे तैयार किया था। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत को आजाद कर देता है, मतलब कि भारत को अब कैबिनेट मिशन का आना कि अब भारत आजाद होगा। फिर क्या होता है, नेहरू जी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है जिसमें संविधान बनाना था। तो नेहरू जी ने 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था और इसी को हल्का सा मॉडिफाई करके हमारे देश का प्रीएम्बल बनाया गया था। ओके चलो तो अच्छा रहा। थैंक यू आप सभी को। कल आप रेडी रहना इसी समय पे। और ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।